हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? सो बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हुई है। तो आज हम इस मुलाकात पे एक फिजिक्स का नया ही चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये चैप्टर जेईई मेंस और एडवांस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है। ओके, अगर आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया से क्लियर है तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने में आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसका दूसरा नाम भी होता है, किसी किसी बुक में लिखा रहता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो डरने की कोई बात नहीं है। ओके, ये जो चैप्टर का नाम है इसमें 3 वर्ड्स है। ओके, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। अगर चार्ज मूव कर रहा है, वी नो दैट अगर चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, राइट? सो यू गॉट इट? ओके, तो आते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। ओके, तो हम सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हैंस क्रिश्चियन एक ग्रीस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1802 में। ओके, और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया था, उन्होंने बताया था कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या लिया कि एक करंट कैरिंग वायर लिया। ओके, इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया, उस वायर में आई करंट फ्लो किया, राइट? इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? और उन्होंने एक मैग्नेटिक कॉम्पस लिया। कॉम्पस जानते हैं ना क्या होता है? उसमें नीडल्स होते हैं और वो डायरेक्शन प्रोड्यूस करता है। अगर मैग्नेटिक कॉम्पस नॉर्मली रखिएगा तो क्या होगा कि हमेशा नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में रेसाइड करेगा उसके नीडल्स। ओके, जैसे ही इस कॉम्पस को उठा के इन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास रखा तो इस कॉम्पस में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने लगा। क्या होने लगा? उसके नीडल में क्या होने लगा? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। ओके, फिर उन्होंने क्या किया सेकंड केस में? फर्स्ट केस में उन्होंने करंट का डायरेक्शन सेम रखा। ओके, और कंपास रखा तो कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। उन्होंने अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो डिफ्लेक्शन का स्पीड बढ़ गया। ओके, करंट का सप्लाई बंद कर दिया तो कंपास मैग्नेटिक कंपास का नीडल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, राइट? ये हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने दूसरा चीज क्या नोटिस किया कि उन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, करंट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या हो गया कि जो नीडल में डिफ्लेक्शन था उसका भी डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। ओके, अब इस तरह से वो करने लगा। फिर इन्होंने तीसरे केस में क्या किया कि अभी क्या है, इस वायर के राइट है मैग्नेटिक कंपास, उसने वायर के लेफ्ट साइड रख दिया। ओके, अगेन उन्हें क्या मिला कि इस वायर के जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन, नीला में डिफ्लेक्शन अगेन चेंज हो गया। ओके, फिर इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट ही रखा कंपास को, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, तो फिर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। इससे प्रूव हुआ कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस बात से उन्होंने प्रूव कर दिया। और उन्होंने इन्हें ये भी बताया कि अगर करंट का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा दोगे तो डिफ्लेक्शन का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट? ओके, करंट का सप्लाई बंद कर दोगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, राइट? ओके, ये तो मैं एक एक्सप्लेन किया हूं, उनके एक्सपेरिमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने किया है। एक्चुअली में क्या था एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट ऐसे था, इन्होंने एक वायर लिया था, उस वायर को सेल से कनेक्ट किया था, बैटरी से कनेक्ट किया था और इसके नीचे में एक मैग्नेटिक कंपास रखा। मैग्नेटिक कंपास के पास नीडल होती है। ओके, ओके, अब जैसे ही करंट फ्लो करने लगा, ये ओरिजिनल पोजीशन था। ओके, नीडल में डिफ्लेक्शन आने लगा। नीडल में क्या आने लगा? डिफ्लेक्शन आने लगा। नीडल कुछ इस तरह से
होने लगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया। उन्होंने फिर क्या किया, सेकेंड केस में करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब करंट इस डायरेक्शन में जाने लगा, तो जो अपना नीडल है इसमें अगेन क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। पहले ओरिजिनली ऐसे था नीडल, अब क्या हो गया कि नीडल में डायरेक्ट डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने के कारण नीडल क्या हो गया, ऐसे हो गया। समझ जाइएगा, राइट। तो क्या प्रूव हुआ कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम ये तो बोल के इन्होंने यहां तक लिमिट कर दिया। अब ये जो डिफ्लेक्शन आया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, फोर्स लगा है, वो कितना वैल्यू हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए। फिजिक्स में हम सब जानते हैं, जब तक आप मैग्नीट्यूड नहीं बता पाओगे तब तक आप समझा नहीं पाए हो। ओके, तो उन्होंने बायट सावर्ट करके दो साइंटिस्ट है, कौन, बायट और सावर्ट। बायट और सावर्ट करके दो साइंटिस्ट आए और दोनों ने एक लॉ दिया और वही लॉ हम स्टडी करते हैं। ओके, तो बायट सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जहां पे हमें क्या निकालनी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस वायर जो है, एक वायर पे हम एक एलिमेंट लेंथ लेंगे डीएल और उस पॉइंट को हम मिला देंगे। ओके, ये आर पे है और ये पॉइंट इससे थीटा एंगल बना रहा है, नो डाउट। ओके, अब इस थीटा एंगल बना रहा है, तो इस एलिमेंटल लेंथ वायर से ओके कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट ओ पे। ओके, यहाँ पे मैं ओ लिख दे रहा हूं। तो बायट सावर्ट ने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा, नो डाउट। ओके, जितना मैग्नीट्यूड करंट का बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, इसको स्क्वायर रूल बोलते हैं, नो डाउट। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीएल का। ओके, और इन्होंने ये भी बात बोला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा का, राइट। ये बात इन्होंने बोला। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं दोस्त, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सारे टर्म्स को। ओके, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला इन द एंड वो भी मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ओके आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना बायट सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मिला। ओके, ये आप याद कर लेना। ओके, समझ समझ के याद करना। ये जो आइडियल है, आइडियल है, ये एलिमेंटल करंट है। ओके, छोटे से वायर के एलिमेंट में कितना करंट है, इसी को आइडियल कहते हैं। ओके, अब आप एक बात ध्यान में रखना। ओके, मैं आऊंगा डायरेक्शन पे। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आइडियल और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, वो आप समझोगे, नो डाउट। फिलहाल के लिए याद रखो। ओके, आगे आते हैं। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, जहां पे म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन से वैक्यूम। और एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई टाइम्स 10 to the power -7 टेस्ला, टेस्ला मीटर
पर एम्पियर। टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मीटर यूनिट होता है डिस्टेंस का, और एम्पियर यूनिट होता है करंट का। यहां से आप समझ जाओगे। ओके, ये जो हमारा म्यू नॉट है परमिटिविटी और फ्री स्पेस होता है। यहीं पे एक आता है रिलेटिव परमिटिविटी का, तो वहां पे मैं एक क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट। हम म्यू बराबर ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या होता है? म्यू आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। म्यू आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिबिलिटी, नॉट परमिबिलिटी, परमिटिविटी, परमिबिलिटी, राइट। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव परमेबिलिटी के टर्म में, परमेबिलिटी के टर्म में लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू म्यू आर, ओके, म्यू नॉट म्यू आर आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बता दूं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो सर डायरेक्शन मस्ट होगा। ओके, तो डायरेक्शन के लिए हम दो रूल यूज करते हैं। एक यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। ओके, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल। ये क्या बोलता है कि अपने राइट हैंड को लो, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर को उस पॉइंट पे ले जाओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और जो आपका पाम होगा, ये पाम, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। ओके, मैं लिख देता हूं थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर towards point, where magnetic field you have to find. Okay, and palm will give direction of magnetic field, right दोस्त। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, लिख लीजिए, लिखना चाह रहे होंगे तो आप लिख लीजिए, देख लीजिए। राइट हैंड पाम रूल बोलता है कि थंब को किधर रखना है? करंट के डायरेक्शन में। फिंगर को किधर रखना है? खोलना है, कर्ल करना है जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे, और आपका पाम क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, राइट। आते हैं, अब देखिए करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई जा रही है। इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इसका डायरेक्शन बताइए किधर होगा। तो अगर हम अपना राइट हैंड लें, थंब को किधर रखें? करंट के डायरेक्शन में। पाम को, फिंगर को किधर खोले? जिस पॉइंट की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे ही मैं की निकाला तो मेरा पाम किधर जा रहा है? डिस्प्ले के अंदर, बोर्ड के अंदर, यानी कि इनवर्ड जा रहा है। इसको बोलते हैं इनवर्ड। और इनटू द प्लेन 90% केसेस में ये निगेटिव मिलेगा, इनटू द प्लेन। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड ऑफ वायर निकालना हो तो वो कितना, किधर डायरेक्शन है उसका? तो करंट, पाम, थंब को, फिंगर को खोलो, मैग्नेट जिस पॉइंट की तरफ निकालना है लेफ्ट साइड, कर्ल करो। तो ये जो अपना पाम है किधर आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। तो आउटवर्ड को डॉट से दिखाया जाता है। ओके, आउटवर्ड, और इसे आउट ऑफ द प्लेन भी लिखा जाता है। ओके, और बेसिकली ये पॉजिटिव होता है, राइट। मैं लिखूंगा नहीं पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन डिपेंड करता है। ओके, एक और सवाल देख लीजिए। वायर है, करंट इधर की तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ, तो मुझे अप द वायर एंड डाउन द वायर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। सोचिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए।
राइट हैंड उठाइए, थंब को करंट के डायरेक्शन में डालिए और इस पॉइंट की तरफ खोलिए तो ये बाहर की तरफ कर रहा है। ऊपर क्या होगा? आउटवर्ड होगा। नीचे क्या होगा? इनवर्ड होगा। अब इसी केस में मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं। ओके, करंट इधर जा रहा है, सेम अप द वायर एंड डाउन द वायर बोलिए। तो अप द वायर के लिए थंब को इधर रखिए, फिंगर ऊपर खोलिए, तो मैं पाम किधर फेस कर रहा है? इनटू द प्लेन, बोर्ड के अंदर के तरफ, तो इनवर्ड हो गया। और डाउन द वायर, बिलो द वायर, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। याद कीजिए हेनरी ऑस्टवर्ड क्या बोले थे, और सॉरी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टवर्ड क्या बोले थे? उन्होंने बोला था कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वही हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, यानी कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टवर्ड भी सही थे। ओके राइट, आगे देखते हैं एक और सवाल। एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज बह रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बना दीजिए। तो किसी एक पॉइंट पे थंब रखिए, सर्कल के किसी एक सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पे करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए। तो देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, फिंगर खोला अंदर, सेंटर की तरफ अनवर्ड, या अपना इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ करंट इधर जा रही है इनवर्ड, या यहाँ पे इनवर्ड। हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? इनवर्ड। ओके, एक और बात देखिए, करंट कैरिंग वायर है, करंट आई जा रही है, इधर इनवर्ड, इधर आउटवर्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन ऑफ फोर्स बनेगा एक कर्ल सर्कुलर लूप की तरफ बनेगा, राइट। 3D में एक कर्ल सर्कुलर लूप की तरफ बनेगा और हर एक पॉइंट से जितना पास आएगा उतना मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा होगा। ओके, यानी कि कर्ल होगा अंदर की तरफ, राइट। ग्रेट, आई होप आप समझ गए होंगे। यूनिट का बात कर देते हैं, तो ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और सीजीएस होता है मैग्नेटिक फील्ड का गॉस, और रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, या 1 गॉस इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, राइट। तो ये था। अब एक बात आती है कि एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे मैं लिखता हूं, कोई बड़ी बात है नहीं यार, इतना डरो मत, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखो मेरे भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा 90 मान लिया अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। वेक्टर के लिए, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर होता क्या है? आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। ओके, तो फाइनली अगर मैं इसको लिखूं B इज इक्वल टू, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई डी एल, ओके, आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और ए एक आपको सोच के हैरानी होगा कि ये नीट का PYQ है, नीट का या AIPMT का PYQ है। ओके, बायट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे डेरिवेशंस देखेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप चाह रहे हो इसमें कुछ सुधार करें या स्पीड को स्लो करूं या कुछ भी करना है, कुछ भी चेंजेस करने, तो प्लीज कमेंट in the comment section, right? I hope you enjoyed the video lectures. Thank you for giving your precious time to my lecture. Thank you and have a nice day.